हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जिज्ञासा। हमने अभी तक काफी सारे से फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में हमने सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, जॉइंट स्टॉक कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, पब्लिक एंटरप्राइजेस कवर किया है। और इससे पहले वाले वीडियो में हमने कवर किया है कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होती है, उसके मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। आज हम कवर करेंगे दैट इज एडवांटेजेस ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी। सीधे वीडियो पे आते हैं। Now what are the advantages of a cooperative society? See, अभी तक हमने ये पढ़ा कि कोऑपरेटिव सोसाइटी जो होती है उसमें कोऑपरेटिव का मतलब कोऑपरेशन होता है और कोऑपरेशन के बेसिस पे ही इस कोऑपरेटिव सोसाइटी का फॉर्मेशन हुआ है ना। इसका मतलब ये होता है कोऑपरेटिव सोसाइटी का कि जिसमें कि लोग जो उसके मेंबर्स होते हैं वो मिलजुल के अपने फायदे के लिए सेल्फ हेल्प एंड म्यूचुअल हेल्प का वो लोग उसको ध्यान में रखते हैं, मोटिव को ध्यान में रखते हैं और उस बेसिस पे इस कोऑपरेटिव सोसाइटी का फॉर्मेशन होता है। अब डिटेल में कोऑपरेटिव सोसाइटी और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं तो इसके लिए एक अलग सी वीडियो है। इस वीडियो में मैं उसको पूरा डिटेल में कवर नहीं कर रही हूँ, इसमें डायरेक्टली सीधे आते हैं हमारे एडवांटेजेस। लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, यू कैन गो थ्रू दैट वीडियो एज नाउ। एडवांटेजेस में पहला इसका एडवांटेज है इजी फॉर्मेशन। इजी फॉर्मेशन मतलब कि कोऑपरेटिव सोसाइटी का फॉर्मेशन एज कंपेयर टू द जॉइंट स्टॉक कंपनी उसके कंपैरिजन में काफी इजी होता है। मिनिमम ऑफ 10 मेंबर्स जिनको लगता है कि हमारे कॉमन इंटरेस्ट है, हम लोग का कुछ ऐसा कॉमन गोल है जो कि हम एक साथ मिलकर पूरा कर सकते हैं, वो लोग आपस में इसके मेंबर्स बन सकते हैं। मिनिमम ऑफ 10 मेंबर्स चाहिए होते हैं। वॉलेंटरी मेंबरशिप वॉलेंटरी होती है, फोर्सफुल नहीं होता है। और कोऑपरेटिव सोसाइटीज रजिस्ट्रार के द्वारा इसको गवर्न किया जाता है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट के अंदर इसको रजिस्टर किया जाता है। फॉर्मेशन के लिए सारा कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट, रजिस्ट्रेशन एक्ट में सारी डिटेल्स लिखी हुई होती है, जिसमें आपके कौन सी डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने हैं, कौन कौन से क्या क्या आपको उस फॉर्म में क्या क्या फिलअप करके देना होगा, वो सारी चीजें मेंशन। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा रजिस्ट्रेशन हो जाता है। रजिस्ट्रार ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी उसकी गाइडलाइंस को फॉलो करना। नाउ इसकी जो मेंबरशिप होती है, सेकंड एडवांटेज है मेंबरशिप इज ओपन फॉर एवरीवन। इसकी जो मेंबरशिप होती है, पर्सन विद कॉमन इंटरेस्ट, एक इंडिविजुअल मेंबर उसका तभी बनेगा जब उसको लगेगा कि हाँ उसका भी कोई इंटरेस्ट इस कोऑपरेटिव सोसाइटी की मेंबरशिप लेके पूरा होगा। तो विच मीन्स कि कॉमन गोल को अचीव करने के लिए लोग कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाते हैं और सबका कॉमन इंटरेस्ट उसमें एक साथ फुलफिल हो रहा हो। वॉलेंटरली कमिंग टुगेदर, कैन ये वॉलेंटरली आते हैं, इसमें कोई इन्फोर्समेंट नहीं होती है। दे बिकम अ मेंबर ऑफ द सोसाइटी, अपनी मर्जी से मेंबर बनते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट यू हैव द ऑप्शन दैट कभी भी जब आप चाहो कि आप इस मेंबर को नहीं कंटिन्यू करना चाहते या फिर आपका इंटरेस्ट पूरा नहीं हो रहा है किसी भी वजह से, अगर आप इसकी मेंबरशिप छोड़ना चाहते हो तो यू कैन लीव द सोसाइटी एट योर विल। ठीक है, थर्ड इसकी जो एडवांटेजेस है दैट इज डेमोक्रेटिक कंट्रोल। जो इसका कंट्रोल होता है, जो हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटी है दैट इज कंट्रोल बाय द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द सोसाइटी। रिप्रेजेंटेटिव्स को कौन चूज करता है? मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी चूज करते हैं। और मेंबर्स जो उसको चूज करते हैं उनमें मेंबर्स का वन मेंबर वन वोट होता है। इसका मतलब कि एक मेंबर के पास में एक वोटिंग पावर होती है और हर इंडिविजुअल कितने भी शेयर उनके पास है उनके पास एक ही वोटिंग पावर होती है। उसके बेसिस पे वो अपने रिप्रेजेंटेटिव, मेजॉरिटी जिसके पास में आती है वो उसके पास में रिप्रेजेंटेशन आती है और वो उसका और कोऑपरेटिव सोसाइटी को मैनेज करती है। कंट्रोल इन अ डेमोक्रेटिक मैनर, इलेक्ट्स रिप्रेजेंटेटिव टू गवर्न द अफेयर्स ऑफ द सोसाइटी। सोसाइटी को चलाने के लिए रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट किया जाता है। वन मेंबर वन वोट के बेसिस पे इलेक्शन होती है। गवर्निंग काउंसिल कमिटी अकाउंटेबल टू मेंबर्स एंड द रेगुलेटर्स। जो मेंबर्स, जो रिप्रेजेंटेटिव्स चूज किए जाते हैं वो किसके प्रति अकाउंटेबल होती है? टू द मेंबर्स और एंड रेगुलेटर्स, उनके प्रति वो अकाउंटेबल होती है। उसको सारी चीजों को उसका अकाउंट देना होता है उसके मेंबर्स।
नाउ नेक्स्ट इसका एडवांटेज है लिमिटेड लायबिलिटी। लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब होता है कि आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन कोऑपरेटिव सोसाइटी की अपनी एक अलग एग्जिस्टेंस है और उसके मेंबर्स की एक अलग एग्जिस्टेंस है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज में उसके मेंबर्स के आने और जाने से उसकी एग्जिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और इसमें क्या होता है कि जो मान लो कल को कोऑपरेटिव सोसाइटी लॉस पे जाती है तो जो उसके मेंबर्स होते हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनकी लायबिलिटी सिर्फ लिमिटेड होती है अप टू द एक्सटेंट ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय देम टू द सोसाइटी। इसका मतलब मानो मैंने अगर 10 शेयर लिए हैं, उस 10 को मैंने 1000 रुपए में खरीदा है, तो मैं अगर 1000 रुपए अपने पे कर देती हूँ तो उसके आगे मेरी कोई भी लायबिलिटी नहीं बनती है, मेरी कोई देनदारी नहीं होती है। इसका मतलब ये होता है कि मेरी जो पर्सनल प्रॉपर्टीज होती है वो सेफ होती है, किसी भी कंडीशन में मेरी पर्सनल प्रॉपर्टीज को कोई फोरफिट नहीं कर सकता। ठीक है, नो पर्सनल लायबिलिटी टू मेंबर्स फॉर द लायबिलिटी ऑफ द सोसाइटी। अगेन पर्सनल कोई भी लायबिलिटी नहीं होती है सोसाइटी के प्रति, सिर्फ जितने अमाउंट का कंट्रीब्यूशन हमें करना है, हमें अपना कंट्रीब्यूशन हमने पे कर दिया तो उसके आगे हमारी कोई भी लायबिलिटी नहीं होती है। मेंबर की अलग एग्जिस्टेंस होती है, बिजनेस अलग होता है। मेंबर्स एंड बिजनेस एंड मेंबर्स की अपनी अपनी अलग पहचान होती है और दोनों एक दूसरे के लिए, एक दूसरे को मेंबर्स उसको चलाते हैं और जो सोसाइटी होती है उसकी एक अलग एग्जिस्टेंस। ना ये जो हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटी है बेसिकली एलिमिनेशन ऑफ मिडिलमैन प्रॉफिट, ये क्या करती है, मिडिलमैन के प्रॉफिट को एलिमिनेट करती है। कंबाइंड स्ट्रेंथ ऑफ मेंबर्स टू ड्राइव इकोनॉमीज ऑफ स्केल फॉर डायरेक्ट एक्सेस टू मैन्युफैक्चरर्स एंड प्रोड्यूसर्स गुड्स एंड सर्विसेज टू मार्केट्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स एंड एलिमिनेट्स मिडिलमैन प्रॉफिट। ना इस पॉइंट को हम ऐसे समझते हैं, मान लो कि एक सोसाइटी के मेंबर, एक सोसाइटी में कुछ लोग रहते हैं और उस सोसाइटी के लोग क्या करते हैं कि एक्यूमुलेट होते हैं और सब लोग एक्यूमुलेट होके अपना जो मंथली ग्रोसरी होता है उसको वो लोग एक साथ परचेस कर लेते हैं और एक साथ परचेस करने के बाद में हर सोसाइटी के मेंबर के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली उनको दे दिया जाता है जो भी प्राइस में वो पड़ता है। तो इस तरह से क्या होगा, हमारा इकोनॉमी जो स्केल आएगा, जब हम एक बल्क में क्वांटिटी खरीदेंगे और डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर्स एंड प्रोड्यूसर से खरीदेंगे तो उसमें हमें जो प्राइस मिलेगा वो बहुत कम मिलेगा एज कम्पेयर टू कि हर इंडिविजुअल अपने आप जाके खरीदे। तो इससे क्या होगा, जो मेंबर्स होते हैं उनको फायदा होगा, मेंबर्स को बेनिफिट होता है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल आता है। इकोनॉमीज ऑफ स्केल मतलब कि हमें सस्ते में चीजें मिल जाती है। टू मार्केट्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स ऑल्सो, हमें मैन्युफैक्चरर्स एंड प्रोड्यूसर्स से हमें साथ में गुड्स एट चीपर प्राइस मिल जाएगा, गुड्स एंड सर्विसेज भी हमें सस्ते रेट पे मिल जाएंगी। और जो हमें मार्केट्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स होते हैं, एक बल्क क्वांटिटी को हमें मैन्युफैक्चरर से प्लेस से कंज्यूमर्स के प्लेस पे तक लाएंगे तो उसमें भी हमें मान लो कि हमें ट्रक चाहिए होगा तो हमें एक ट्रक पूरा लग जाएगा, तो हम उसमें हमारा क्या होगा कि इकोनॉमी ऑफ स्केल, सस्ते में हमें चीजें हमारे डोर स्टेप पे मिल जाएगी और जो प्राइस हमें पड़ेगा वो बहुत कम पड़ेगा। तो इस तरीके से क्या होता है, लोग कंट्रीब्यूट एक साथ इसलिए होते हैं ताकि वो इकोनॉमीज ऑफ स्केल, उनको कुछ ना कुछ इकोनॉमिक बेनिफिट मिल सके उस एक्यूमुलेशन से। और इस तरह से ये लोग क्या करते हैं, जो मिडिलमैन का प्रॉफिट होता है, अगर वो लोग इंडिविजुअली खरीदते हैं तो वो सारी चीजों में क्या होता है, मिडिलमैन का प्रॉफिट मैन्युफैक्चरर से होलसेलर के पास आता है, होलसेलर से रिटेलर के पास आता है, रिटेलर से कंज्यूमर के पास आता है। ये जो मिडिलमैन था उसको उन्होंने हटा दिया। अगेन गुड्स एंड सर्विसेज में भी जो मिडिलमैन था उसको हटा दिया और डायरेक्टली वो लोग उनके मैन्युफैक्चरर एंड प्रोड्यूसर से परचेस करके लाए। और मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में भी क्या मिला कि वो लोग बल्क क्वांटिटी एक जगह से दूसरी जगह पे ला रहे हैं, तो वो उसमें भी उन्हें इकोनॉमीज ऑफ स्केल मिला। तो इस तरीके से उन्होंने क्या किया, मिडिलमैन के प्रॉफिट को बचा। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी बेसिकली एक सोसाइटी में, उस सोसाइटी में लोग मेंबर्स बनते ही वही मेंबर्स हैं जिनको लगता है कि उनका कोई ना कोई इकोनॉमिक बेनिफिट होगा इस सोसाइटी का मेंबर बन के, दैट इज व्हाई दे एक्यूमुलेट, दे वॉलंटरी एसोसिएट विद दैट सोसाइटी। ना जो हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटी है, नेक्स्ट एडवांटेज है हमारा स्टेट असिस्टेंस। जो हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसको सेंट्रल एंड स्टेट असिस्टेंस दोनों ही मिल जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूशन। हो सकता है कि गवर्नमेंट उसमें कैपिटल कंट्रीब्यूट कर दे या फिर
लोन एट लो रेट्स ऑफ इंटरेस्ट, उनको लोन जो प्रोवाइड होता है वो लो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। एग्जेम्पशन टू इन टैक्स, कई बार उनको एग्जेम्पशन, टैक्स में एग्जेम्पशन मिल जाता है। फॉर एग्जाम्पल सोसाइटी को, कोऑपरेटिव सोसाइटी को कोई भी टैक्स पे नहीं करना होगा फॉर फर्स्ट 5 years, फॉर फर्स्ट 10 years या फॉर द लाइफ टाइम। एंड सब्सिडी इन पेमेंट ऑफ लोन, रिपेमेंट ऑफ लोन। सब्सिडीज इन द रिपेमेंट ऑफ लोन का मतलब कि अगर मान लो हमने 10 लाख का लोन लिया है तो हमें 2 लाख की सब्सिडी मिल गई, तो मतलब हमें सिर्फ जो लोन रिपे करना होगी दैट इज 8 लाख रुपीज का लोन हमें रिपे करना है। तो इस तरीके से जो कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है उसका ये एडवांटेज है कि उसको सेंट्रल एंड स्टेट असिस्टेंस दोनों ही मिल जाते हैं, या एट टाइम सेंट्रल असिस्टेंस मिलता है और स्टेट असिस्टेंस मिलता है। नाउ नेक्स्ट एडवांटेज है हमारा स्टेबल लाइफ। हमारी जो कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है उसकी लाइफ क्या होती है, स्टेबल होती है, फेयरली स्टेबल लाइफ, बिकॉज हमारा मेंबर्स की लाइफ, मेंबर्स की एग्जिस्टेंस अलग है। कोऑपरेटिव सोसाइटी आर्टिफिशियल पर्सन बन जाती है जो कि अपने मेंबर्स के आने और जाने से उसकी लाइफ पे कोई फर्क नहीं पड़ता। कंटिन्यूस एग्जिस्टेंस मतलब ये चलती रहती है, एग्जिस्टेंस नॉट अफेक्टेड बाय डेथ, इंसॉल्वेंसी, लीनियंसी एंड रेजिग्नेशन ऑफ द मेंबर्स। जो इसकी एग्जिस्टेंस होती है, जो एग्जिस्टेंस होती है हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटी की, किसी मेंबर्स के डेथ होने से या फिर उसके जो रिप्रेजेंटेटिव्स है उनकी डेथ होने से, इंसॉल्वेंसी होने से, रेजिग्नेशन, रिजाइन करने से, या उस कोऑपरेटिव सोसाइटी को छोड़ के जाने से, क्योंकि कोई भी मेंबर कभी भी कोऑपरेटिव सोसाइटी को छोड़ के जा सकता है, तो उनके जाने से सोसाइटी की एग्जिस्टेंस में कोई फर्क नहीं पड़ता। सोसाइटी चलती रहती है फॉर अ लॉन्ग पीरियड, मेंबर्स आते रहते हैं, जाते रहते हैं, सोसाइटीज के रिप्रेजेंटेटिव्स भी चेंज होते रहते हैं, डेथ होती रहती है, इंसॉल्वेंसी होती रहती है, बट एग्जिस्टेंस जो हमारी सोसाइटी की एग्जिस्टेंस है वो बनी रहती है, वो चलती रहती है, क्योंकि उसकी अपनी एग्जिस्टेंस है, उसकी एग्जिस्टेंस मेंबर्स की एग्जिस्टेंस से इफेक्ट नहीं करती। Now these are the advantages. Now we are coming to the limitations, या फिर हम इसे डिसएडवांटेज भी कह सकते हैं। तो पहला है लिमिटेड कैपिटल, क्योंकि ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो लोग बनाते ही वो लोग हैं जिनके पास इतना पैसा नहीं होता है कि वो लोग अकेले इस काम को कर सके। वो लोग एक दूसरे के साथ में एक्यूमुलेट ही इसलिए होते हैं, या हम कह सकते हैं वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी इस तरह की कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाती है ताकि वो लोग मिलजुल के अपनी मदद कर सके और लोगों के, और जो उसके मेंबर्स बनेंगे साथ साथ में उनकी भी मदद होती रहती है। तो इस कोऑपरेटिव सोसाइटी के जो रिसोर्सेज होते हैं, रिसोर्सेज ऑफ कैपिटल आर लिमिटेड बाय लिमिटिंग मेंबरशिप टू अ पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। इसकी जो मेंबर, हमने कहा कि इसलिए वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी जो होती है वो अपने भले के लिए इस कोऑपरेटिव सोसाइटी को बनाती है, तो उसके पास में बहुत ज्यादा पैसा नहीं है। नो इंसेंटिव्स टू मेंबर्स टू कंट्रीब्यूट मोर टू द कैपिटल ड्यू टू लो रेट, और इसके मेंबर्स को ऐसा कोई इंसेंटिव या फिर मोटिवेशन भी नहीं मिलता है कि वो और जिनके पास में ज्यादा पैसा है वो और ज्यादा कंट्रीब्यूट करे टुवर्ड्स द सोसाइटी, बिकॉज इसमें जो रेट ऑफ रिटर्न होता है वो बहुत ज्यादा कम है। गवर्नमेंट असिस्टेंस ऑफन इनएडिक्वेट फॉर मोस्ट कोऑपरेटिव, तो जो गवर्नमेंट असिस्टेंस भी मिलता है, जो गवर्नमेंट ग्रांट्स मिलती है वो बहुत ज्यादा नहीं होती है, वो इनएडिक्वेट होती है। तो इट हैज द लिमिटेशन कि उनके पास में बहुत ज्यादा पैसा नहीं है। Now problems in management क्यों होती है? बिकॉज लैक ऑफ मैनेजमेंट टैलेंट, क्योंकि इसको जो मैनेज किया जाता है, हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटी को मैनेज किया जाता है बाय द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, और जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स है जरूरी नहीं है कि उनके पास में बहुत अच्छा मैनेजरल एक्सपीरियंस हो या फिर मैनेजरल एक्सपर्टीज हो या फिर दे आर वेरी टैलेंटेड कि उन्होंने उस तरह का काम किया हो, उनके पास में एक्सपीरियंस हो, ऐसा कुछ नहीं होता है। दैट इज व्हाई इट मे हैपन दैट इट हैव दैट मैनेजरल टैलेंट। तो सोसाइटी को मैनेज, अगर स्पेशलाइज नॉलेज वाला सोसाइटी को शायद मैनेज करता तो उसकी एक्सपर्टीज हेल्प करती और ज्यादा सोसाइटी को और अच्छे लेवल पे, प्रॉफिट लेवल पे ले जाती। लिमिटेड रिसोर्सेज हैम्परिंग आउटसोर्सिंग ऑफ प्रोफेशनल मैनेजरल टीम्स, और इनके पास में लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, मतलब कि लिमिटेड पैसा होता है, तो उस वजह से ये लोग प्रोफेशनल मैनेजरल टैलेंट को भी आउटसोर्स नहीं कर पाते हैं, हायर नहीं कर पाते हैं। तो इट मे बी
कि हमारा जो मैनेजमेंट होता है वो बहुत इफिशिएंट और इफेक्टिव होता है, ऐसा हम नहीं कर सकते। लैक ऑफ मोटिवेशन होता है मेंबर्स में, क्यों होता है? बिकॉज सोसाइटीज बीइंग सर्विस ओरिएंटेड नॉट प्रॉफिट ओरिएंटेड। जो सोसाइटीज होती हैं वो किस लिए बनी होती है? बेसिकली जो मोटिव होता है हमारी सोसाइटी का वो सर्विस मोटिव होता है, प्रॉफिट मोटिव नहीं होता है। So that is why societies being service oriented, not profit oriented, वो एक दूसरे की हेल्प के लिए बनी है, they helping oneself and helping the others at the same point of time. सेल्फ हेल्प एंड म्यूचुअल हेल्प इसका गोल है। एक्स्ट्रा एफर्ट्स बाय एनी पर्टिकुलर मेंबर नॉट गेटिंग एक्स्ट्रा रिवॉर्ड। अगर उसका मेंबर कोई भी एक्स्ट्रा एफर्ट्स पुट करता है सोसाइटी में तो उसको कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं मिल रहा होता, तो दैट इज व्हाई इट इज डिमोटिवेटिंग हम कह सकते हैं, या फिर मेंबर्स मोटिवेट नहीं होते कि वो एक्स्ट्रा एफर्ट्स पुट करें टुवर्ड्स द सोसाइटी, बिकॉज एवरीबडी इज गेटिंग द सेम अमाउंट ऑफ बेनिफिट्स आउट ऑफ दैट सोसाइटी। Being aloof and not involved does not result in denial of rewards. इसका मतलब ये है कि जो उसमें पार्टिसिपेट नहीं करता, जो उसके जो कुछ भी एफर्ट्स अपनी तरफ से नहीं पुट करता टुवर्ड्स द सोसाइटी, उसको भी ऐसा नहीं होता कि कोई रिवॉर्ड्स और डिनायल होता है, उसको भी सेम शेयर मिलता है। जो काम करेगा उसको भी सेम शेयर मिल रहा है, जो काम नहीं करेगा उसको भी सेम शेयर मिल रहा है। तो इस वजह से जो काम करता है वो डिमोटिवेटेड होता है और जो काम नहीं करता है वो मोटिवेटेड होता है, बिकॉज उसको लगता है कि मैं काम नहीं कर रहा हूँ, देन स्टिल आई एम गेटिंग ऑल दोस बेनिफिट which is there from the society. Now, lack of cooperation. Lack of cooperation is society often suffers from personality differences. बहुत सारे लोग इसके मेंबर्स होते हैं तो कई बार पर्सनालिटी डिफरेंसेस आते हैं, ईगो क्लैशेस आते हैं, एक इंडिविजुअल कुछ और कह रहा है और दूसरा इंडिविजुअल कुछ का ओपिनियन कुछ और है, इस तरह से ईगो क्लैशेस हो सकते हैं। सेल्फिश एटीट्यूड, जैसे कि हमने पढ़ा इसके पिछले वाले पॉइंट में कि जो काम नहीं कर रहा है उसे भी सेम बेनिफिट मिल रहा है, तो तो उसका सेल्फिश एटीट्यूड हो सकता है कि मुझे काम करने की क्या जरूरत है, व्हेन आई एम गेटिंग द सेम बेनिफिट व्हिच जो एफर्ट्स पुट कर रहे हैं उसको भी जब सेम बेनिफिट मिल रहा होता है। लैक ऑफ मोटिवेशन, इट ऑल्सो लैक्स दैट मोटिवेशन कि भाई एफर्ट्स एंड रिवॉर्ड रिलेशनशिप का डायरेक्ट कोई रिलेशनशिप नहीं है, जो एफर्ट्स पुट कर रहा है उसको कोई एक्स्ट्रा रिवॉर्ड नहीं मिल रहा है, which lacks motivation and ignorance of irrelevance of principles of cooperation. एक बहुत बार ऐसा हो सकता है कि प्रिंसिपल्स ऑफ कोऑपरेशन को इग्नोर कर रहे हैं या फिर इररिलेवेंस हो रहा है, इस वजह से क्या है कि लोग उसमें कंट्रीब्यूट नहीं करना चाहते हैं, तो कोऑपरेशन नहीं होता है। इस वजह से हो सकता है कि हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटी ओवरऑल इससे सफर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा डिपेंडेंस ऑन गवर्नमेंट। हमने कहा कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है लिमिटेड रिसोर्सेज वाले लोग कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाते हैं, तो हमेशा इट इज नॉट ऑलवेज पॉसिबल कि उनको गवर्नमेंट ग्रांट्स मिल जाएंगे या गवर्नमेंट सब्सिडी मिल जाएगी या गवर्नमेंट की तरफ से लोन्स एट लेसर रेट मिल जाएंगे। तो सोसाइटीज ऑफन टेंड to be dependent on the government patronage and support in terms of grants, loans and subsidies, owing to inadequacy of capital। तो गवर्नमेंट पे हमेशा डिपेंडेंट रहते हैं, इसलिए हमारा जो कैपिटल होता है वो इनएडिक्वेट होता है। लिमिटेड एक्सेस टू रॉ मटेरियल, इसकी वजह से जहाँ पे कैश क्रंच होगा वहाँ पे हर चीज हमारी क्या होगी, लिमिटेड हो जाएगी। तो लिमिटेड एक्सेस ऑफ रॉ मटेरियल्स, लैक ऑफ मार्केट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चैनल ऑफ प्रोडक्शन, vagaries of nature leading to financial burden on members। Now, हमारा ये जो हमने कहा कि कैपिटल हमारे पास अप्रोप्रिएट नहीं है, गवर्नमेंट ग्रांट्स अगर नहीं मिलते हैं, अगर हमें लोन नहीं मिलता है, अगर सब्सिडीज हमें नहीं मिलती है, वो कई बार हमारी सोसाइटी इस वजह से कैश क्रंच की वजह से, हमारा कैपिटल कंप्लीट ना होने की वजह से या एडिक्वेट कैपिटल ना होने की वजह से हमारी बहुत सारी जितने भी रिलेटेड फैक्टर्स होते हैं, रॉ मटेरियल्स, मार्केट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स, फाइनेंशियल बर्डन ऑन मेंबर्स बढ़ जाता है। तो ये सारे क्या है, हमारा लिमिटेशंस है हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटी। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। इफ यू हैव एनी क्वेरीज रिलेटेड या फिर कोई पॉइंट नहीं समझ में आया, इफ यू वांट टू गिव द फीडबैक you can write to me on my comment box, and again please subscribe and share your valuable feedback because it gives a lot of motivation to us. Thank you.